बरादर मुल्क तुर्की और शाम में बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला आया। इतनी तबाही गुज़िश्ता 100 साल में नहीं देखी। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ा है। सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क अवाम इस मुश्किल से ज़रूर निकलेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर इमदादी सामान की रवानगी के वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तुर्किया के मुतासिरीन ज़लज़ला के लिए इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला जारी। 12 टन इमदादी सामान 800 PIK के जहाज के जरिए लाहौर से तुर्किया रवाना। 30 टन इमदादी सामान आज इस्लामाबाद से रवाना होगा। आज मजमूई तौर पर 142 टन इमदादी सामान तुर्किया भेजा जाएगा। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात में मुसलसल इजाफा। जाँ बहक अफराद की तादाद 21,000 से तजावुज़। तुर्की में 17,600, शाम में 3,300 से ज़्यादा अमवात की तस्दीक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वक्त गुजरने के साथ मलबे तले दबे अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। कहीं मोज़े और कहीं आंसू। IMF के साथ मुज़ाकरात मुल्क और कौम के मफादात को सामने रखकर बाहमी मुशावरत से किए। मुज़ाकरात में जामे बातचीत हुई। वज़ीर आज़म भी जूम के जरिए मीटिंग में शामिल हुए और मुआहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। किसी भी चीज़ में इबहाम कोई नहीं। IMF को ड्राफ्ट मिल चुका, जायजा ले रहे हैं। बास इस्लाहात पाकिस्तान के मफाद में हैं। कोशिश है कि दूसरी बार IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। पिछली हुकूमत की नालायकी और नाअहली ने 24वीं मईशत को 47वीं पर ला खड़ा किया। 170 अरब के टैक्स लगाना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। टारगेटेड सब्सिडीज को कम किया जाएगा। गैस के शोबे में गर्तशी कर्जे को सिफर करना है। BISP के तहत 40 अरब का मजीद रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार। पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मुतअद्दिद फिलिंग स्टेशन सील। डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को यकीन दिलाया है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ खड़े नहीं होंगे। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीर कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। कराची में मुनक़िदा 5 रोज़ा मशकों में 50 से ज़्यादा ममालिक की नुमाइंदगी। आलमी अमन, हम आहंगी और सलामती के लिए आगे बढ़ने वालों का खैर मकदम करते हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का इस्तकबालिया पैगाम। हर 2 साल बाद मुनक़िद होने वाली इन मशकों में मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, धमाकेखेज़ मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमें और मुबस्सरीन शिरकत करते हैं। जिस तरह पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाया, खैबर पख्तूनख्वा और हजारा में भी ऐसे इक़दामात करें। माएँ, बहनें और बेटियां पाकिस्तान को संवारने के लिए भरपूर जज्बे के साथ आगे आएं। हम सब मिलकर एक भरपूर सियासी कुव्वत बनेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का एबटाबाद में खवातीन से खिताब। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI का एहतजाज और कार्य सरकार में मदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का आइंदा समाअत पर इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्जिम पेश हुआ तो ठीक, वरना जमानत कबल गिरफ्तारी पर ऑर्डर देंगे अदालत। जिस रोज तोशाखाना का फैसला हुआ उसी दिन मेरी गाड़ी पर हमला हुआ। मैंने इमरान खान पर FIR कराई है, लेकिन वो इस केस में अदालत पेश नहीं हुए। बेहतर है गिरफ्तारी दे दें। इल्जाम खान एक तरफ जेल भरो तहरीक चला रहे हैं तो दूसरी तरफ जमानतें देते फिर रहे हैं। अदालत इनका तिब्बी मुआयना करवाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून केस मोहसिन शाहनवाज रांझा। नामवर अदीब, शायर, मकबूल ड्रामा नवीस और मुमताज कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। 40 से जायद किताबों के मुसन्निफ अमजद इस्लाम अमजद को उनकी शानदार अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज और सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। ब्रसेल्स में यूक्रेन और यूरोपीय मुल्कों का सरबराह इजलास। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का हथियारों की फराहमी तेज करने का मुतालबा।
पोलैंड की लड़ाका तैयारों की फराहमी का फैसला नेटो प्लेटफॉर्म से करने की तजवीज़। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, पाराचनार, सैदो शरीफ, रावलाकोट और चलास में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मरी, कागान, कालाम, मालम जब्बा, गिजर और स्कर्दू में बर्फबारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गलियात में मजीद बारिश की पेशगोई। क्रिकेट के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 रंगारंग मेगा इवेंट के आगाज में 3 दिन बाकी। लाहौर कलंदर्स ने ऑफिशियल किट लॉन्च और ऑफिशियल तराना भी लॉन्च कर दिया। कलंदर्स के किट शाहीन शाह अफरीदी की डिजाइन करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरनामे का आगाज करते हैं। पाक बहरिया और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा होने वाली बैनुल-अक़वामी नुमाइश पामेक की इफ्तिताही तकरीब से नुमाइश में ब्लू इकॉनमी के फ़वाइद और सलाहियतों को उजागर किया जा रहा है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने पामेक 2023 का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया है। आइए आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Foreign Minister Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Chief of Naval Staff Admiral Amjad Khan Niazi, Chief Minister Sindh, Excellencies, Senior Leadership of Armed Forces, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. And it gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of Ministry of Maritime Affairs, being partner with Pakistan Navy and Badr Expo in Pamak. It is the first ever exhibition for maritime affairs in Pakistan, and certainly it is a matter of great satisfaction to see you all, as well as 142 delegates from different countries and participants. Mr. Foreign Minister, sir, your presence on the occasion certainly highlights the importance you give to this particular sector, and the presence of Honorable Chief Minister Sindh here as well. Because for our foreign delegates, I would like to mention that Pakistan is a federation, and 2 of the most important ports of Pakistan are in the province of Sindh. And this time, I can certainly vouch that the federal government and the provincial government are trying to work in harmony, trying to work in a synchronized manner to offer best value from our ports, from our ocean, and for the blue economy. Certainly, since the blue economy is the subject here, it is aimed on 2 major elements, sir. First, the necessity of protecting and restoring existing ocean resources. That is the source of livelihood and food for billions. Whereas the second is to seek opportunities for enhanced or new sustainable economic activities derived from the oceans. So here I would reiterate that the federal government of Pakistan strongly needs the support of our provincial governments in order to create an environment where not only the fishermen, not only the other stakeholders, but even our foreign investors clearly see the opportunity lying in Pakistan and see that people are working in cohesion for a better sustainable ocean. So blue economy represents a new and interesting concept at all, both from economic potential and human sustenance aspects, but also that it can be used to reduce environmental degradation. I would again like to emphasize that Ministry of Maritime Affairs, with the help of Ministry of Climate Change and the provincial government, are trying to build new sewage treatment plants here for our ocean. We have engaged certain foreign partners, certain ocean cleanup startups for a better ocean, which would not only help reducing the environmental waste, the biological waste we witness in our oceans, but again
creating more and more opportunities. Distinguished guests, it is the need of the hour for us to focus on broadening the maritime horizons, especially with all-important CPAC and Gwadar port coming up. The requirements and the opportunities increased manifolds. It is therefore indispensable that events such as PMX are organized not only for raising maritime awareness, but also for harnessing our immense blue economy. The conduct of PMAC will indeed open avenues to witness some of the latest global technology in the maritime industry. It will also set the stage for worldwide maritime industry to synergize businesses and forge economic cooperation. I would like to mention here that after several years, the Government of Pakistan and Ministry of Maritime Affairs is offering at least 3 new terminals at different ports, from multi-purpose terminals to clean cargo bulk terminals, from containerized terminals. Through PIMAC, we can certainly offer our information to the international delegates who are interested here for B2B, for B2G, or rather the newly introduced G2G framework, which Government of Pakistan has very recently passed. Ladies and gentlemen, PIMAC 2023 would facilitate public-private partnership to explore new avenues of cooperation and investments with the international maritime industry and stakeholders from hydrocarbon industries, coastal development, shipping, port infrastructure, fisheries, marine tourism, offshore renewable energy, aquaculture, seabed mining, and marine services will exhibit their potential under one roof. Honorable Chief Guest, it is worth mentioning that the International Maritime Conference being held as part of PIMAC under the title IMC 23. It is also significant to note that the mega event being undertaken by the National Institute of Maritime Affairs since 2007, and this event, which is graced by the large number of exhibitors and experts from industry, academia, eminent speakers and policymakers, and delegates around the world, has acquired a prestigious stature. I hope these deliberations would yield purposeful recommendations for economic integration and exploitation of our blue economic potential. Again, I would like to thank Pakistan Navy's leadership, Admiral Niazi, Chief of Naval Staff, Badr Expo, honorable ladies and gentlemen who are present here. We are here to seek more and more opportunities for Pakistan as a responsible country, Pakistan as a growing country, Pakistan as a resilient country. Long live Pakistan. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Maritime Affairs, Federal Ministers, Chief of Naval Staff, senior leadership of the Armed Forces, delegates and exhibitors. Assalamu alaikum. It is a pleasure for me to address the inaugural ceremony of Pakistan International Maritime Exhibition and Conference 2023. I congratulate the Pakistan Navy, the Chief of Naval Staff, the Ministry of Maritime Affairs, and the National Institute of Maritime Affairs and other partners for the organization of this premier edition of the PIMEC in conjuncture with the multinational maritime exercise Aman. I extend a warm welcome to the participants of Aman and PIMEC and representatives of academia, maritime stakeholders who will be enriching the deliberations of the International Maritime Conference. The idea of holding the first PIMEC along with the Aman Exercise 2023 bears testimony to its inextricability and linkages between peace, security, and prosperity. The Aman Exercise remains the largest of its kind in the Western Indian Ocean. They symbolize Pakistan's vision of tackling maritime security challenges and realizing the shared objectives of peace and order.
at the sea through international cooperation and collaborative efforts. Likewise, building on the success of Aman, PIMEC can serve as a platform for shared prosperity and a gateway for international manufacturers and suppliers of maritime technologies to explore new avenues of cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. Ladies and gentlemen, as early as the 5th century BC, a Greek strategist noted, "Whoever can hold the seas has command of everything." This was a due recognition of the fact that oceans have always been central to the sustenance of life on Earth. Apart from being a source of livelihood from times immemorial, living and non-living resources, oceans and seas have been conduits for travel, trade, and means of connecting civilizations. The contemporary global challenges of climate change reminds us of the significant role of oceans as regulators of natural climate, recyclers of the world's carbon dioxide, and a principal supplier of life-sustaining oxygen. Around 90% of global trade by volume and 70% by value travels via sea. This figure is a remarkable demonstration of not only the significance of maritime domain for international trade, but also of the interdependence of the global economies and the collective interests of all states to ensure that their approaches towards maritime security and the utilization of marine resources remain guided by the spirit of cooperation and collaboration. The Indian Ocean is an economic reservoir of natural resources, both living and non-living. It contains countless varieties of fish, deep-sea minerals, and fossil fuels, in addition to the vast potential for tourism. Nearly half of the global seaborne trade and 70% of the global traffic of petroleum traverses through the Indian Ocean. The Northern Arabian Sea itself is a resource rich with immense potential to contribute towards Pakistan's economic development. Accordingly, the development of the blue economy is essential to realize this potential, especially in the areas of energy and food security and the exploration of mineral wealth. Development of efficient shipbreaking industry, transshipment ports, fisheries industry, coastal tourism, water sports, aquaculture are a few areas which merit our attention. We must also have more focus on conservation and sustainability so that we can not only benefit from our ocean resources, but also ensure sustainable benefit for future generations. To achieve maximum results, integration of public-private partnership amongst maritime industries is a must. New idea entrepreneurship and management skills mastered by the private sector are indispensable for success in all public sector industries, including defense. The potential of academic and R&D organizations must be incorporated for enhancing efficiency and productivity for our maritime sector. At the government level, we will continue to strive and create a business and environment friendly in an environment for investment in human capital and professional development in this demand-driven industry. Ladies and gentlemen, Pakistan carries out more than 95% of its trade via the sea. The economy of Pakistan is therefore wedded to sea-based commerce. Our vision of geoeconomics is built around Pakistan's ideal location to act as a hub of trade and energy connectivity and integration between Asia, Europe, and Africa. Our security and economic independence on the sea makes it necessary for Pakistan to build international partnerships in maritime domain for developing the blue economy and preserving the security of sea lines of communication against the threats posed by terrorism, piracy, drug trafficking, human smuggling, and arms proliferation.
Pakistan has therefore been playing an active role in the combined task forces 150 and 151 against terrorism, piracy, and other illicit activities. Pakistan Navy has commanded these multinational task force on several occasions with distinction. As a party to the law of the Sea Convention, Pakistan is strongly committed to the rights and obligations of states concerning the governance of oceans, their resources, navigation rights, and freedoms. The current global security environment is characterized by unprecedented challenges. There is a need to avoid exclusive geopolitical constructs that do not align with the historical, cultural, or geographical realities of the areas spanned by the Indian and Pacific Oceans. Humanity can ill afford divisive approaches in the face of formidable common challenges faced by all of us today. The traditional security threats are compounded by the challenges of pollution, environmental degradation, climate change, global warming, and rising sea levels. It is the primary responsibility of all states to ensure economic well-being of the people through a sustainable utilization of maritime resources while navigating these challenges. Given the enormity and global nature of the problems, cooperative and inclusive approaches will be required in the maritime domain. Ladies and gentlemen, let me conclude by once again commending the efforts of the Minister of Maritime Affairs and the personal interests of the Chief of Naval Staff for taking this initiative to organize the PIMEC and exhibit the best of Pakistan's maritime sector. I hope that this landmark event will provide an opportunity to meaningfully engage for the promotion of international cooperation and progress. I am sure that the platform of the International Maritime Conference will be effectively utilized for in-depth deliberations of the issues I have outlined briefly. I thank you all. Pakistan Zindabad. بلاول بھٹو زرداری کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس سے خطاب کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اب دیکھ سکتے ہیں اس سے قبل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ طور پر پائمیک کا افتتاح کیا. پاکستان کے بلو اکانومی کے فوائد اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. پاکستان بحریہ اور منسٹری آف میری ٹائم افیئرز کے زیر اہتمام اس نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو سوینئر بھی پیش کیا گیا. ناظرین کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے عوام بالخصوص مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ مشکل کی گھڑی میں وہ اپنے ترکیہ اور شام کے بھائیوں کا ہاتھ تھامیں اور دل کھول کر ان کی مدد کریں. وفاقی حکومت نے زلزلہ متاثرین کے لیے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے. صوبائی حکومتیں اور پاکستانی عوام بھی اس میں حصہ ڈالیں. لاہور ایئرپورٹ پر ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی روانگی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے علماء سے کہا کہ وہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں بھی ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے احتیاط کی اپیل اور جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں. محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں. ہر مشکل وقت میں ترکیہ نے پاکستان سے جس اخوت اور محبت کا مثالی مظاہرہ کیا. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر مشکل میں پھنسے اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کریں. آج میری پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میری اپیل ہے, میری اپنے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں سے اپیل ہے, ہمارے عظیم صنعت کار تاجر ان سے اپیل ہے, صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل ہے, تاجروں سے اپیل ہے, جو فلاحی ادارے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ آگے بڑھیں, اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کا ہاتھ تھامیں کہ اس سے آپ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. یہ اخوت اور محبت اور اثار کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم بن کہیں بن سوال کیے ہم ان کی خدمت پہنچیں. حکومت پاکستان نے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا جو کہ سامان خرید کر انڈیا میں وہ بھجوائے گا, اور صوبے جو ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اسی طرح مخیر حضرات, اس طرح تاجر حضرات, صنعت کار وہ اپنا حصہ ڈالیں گے.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इमदादी सामान की बड़ी खेप लाहौर के हवाई अड्डे से तुर्की के लिए रवाना की। इमदादी सामान तुर्की के खुसूसी फौजी तैयारे A400M के जरिए भिजवाया गया है, जिसमें सर्दी से बचाव के खेमे और दीगर अशिया शामिल हैं। मजमूई तौर पर 142 टन इमदादी सामान आज मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए तुर्की रवाना किया जाएगा। PIA के जरिए 12 टन इमदादी सामान आज सुबह रवाना किया गया, जबकि PIA की एक और खुसूसी परवाज़ के जरिए मजीद 30 टन इमदादी सामान आज इस्लामाबाद से तुर्की रवाना किया जाएगा। 40 टन सामान ले जाने के लिए तुर्किया का दूसरा तैयारा कल पहुंचेगा, जो मज़ीद इमदादी सामान लेकर रवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुखय्यर हज़रात, इदारों और अवाम से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दिल खोल कर अतियात देने की अपील की है। इस मकसद के लिए PM रिलीफ फंड फॉर तुर्किया अर्थक्वेक विक्टिम्स कायम कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया और शाम के मुतासरीन ज़लज़ला के लिए स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी फंड रेजिंग की हिदायत की है। ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक आला सतह कमेटी भी कायम की है, जिसका मकसद तुर्किया और शाम के लिए इमदादी सामान की तरजीही रोज़ाना की बुनियादों पर तस्सील को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि ज़मीनी और समंदरी रास्तों से भी इमदादी सामान भेजा जाए। NDMA को भी हिदायत की गई है कि हर ज़िले में तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद इकट्ठी करने का सिलसिले में कलेक्शन सेंटर कायम किए जाएँ। तमाम वज़राए आला से भी ये कहा गया है कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए जारी कौमी इमदादी मुहिम में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तुर्किया ने मुश्किल की हर घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों की मुखलिसाना और फराख दिलाना मदद की। हम भी अपने तुर्किया के भाइयों के साथ खड़े हैं। पाक फौज और 1122 की रेस्क्यू टीमें तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल भी मुतासर इलाकों में काम कर रहा है, जबकि तुर्किया और शाम के लिए मजीद एक फील्ड हस्पताल रवाना किया जा रहा है। नाज़रीन, तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। 70 मुल्कों के इमदादी रज़ाकार मलबे तले लोगों को निकालने के लिए शब रोज़ कोशिश कर रहे हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ अब मलबे के नीचे किसी के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। दोनों मुल्कों में आने वाले हालिया तबाहकुन ज़लज़ले में अब तक 21,000 से ज़्यादा शहरी लुकमा अजल बन चुके हैं। रेस्क्यू के काम में मसरूफ़ हुक्काम का कहना है कि हलाक होने वालों की तादाद में हर घंटे बाद नया इजाफा देखा जा रहा है। तुर्की के नायब सदर ने ज़लज़ले में जाँ बहक होने वाले अपने शहरियों की तादाद 17,674 बताई है, जबकि 72,000 अफराद ज़ख्मी हैं। तुर्क नायब सदर ने बताया कि क्लेस और शानली और फासू सूबों में रेस्क्यू और तलाश का काम मुकम्मल हो गया है। उनका मज़ीद कहना था कि दियार बाकर, अदना और उस्मानिया के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तलाश और रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरी जानिब शाम में रेस्क्यू टीम के हुक्काम का बताना है कि शिमाल में अपोजिशन के ज़रिए इंतज़ाम इलाकों में ज़लज़ले से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2030 तक पहुँच गई है, जबकि इन इलाकों में 2,950 शामी शहरी ज़ख्मी हैं। शामी वज़ीर सेहत हसन अल-गुरबाश ने बताया कि हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम इलाकों में हलाकतों की तादाद 1347, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 2295 बताई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अगले हफ्ते डोनर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हुए कहा कि आलमी बरादरी मुतासरीन के लिए मज़ीद रकम फराहम करे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि IMF के साथ तमाम मामलात पर बाहमी तौर पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे से $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। हम दूसरी बार IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान और अवाम का मफाद अजीज़ है। इसी हवाले से तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। IMF के साथ 10 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ीर आज़म की हदायत पर हमने पूरी तैयारी के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि हम साबिक हुकूमत की तयशुदा शराइत पर अमल दरामद करेंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। बेनजीर इनको सपोर्ट फंड उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है
کہ آگے جو فلو ہے اس کو روکا جائے۔ वज़ीर खजाना ने कहा कि मुआहदे के तहत हमें नए टैक्स लगाना होंगे। हमें उम्मीद है कि दोस्त ममालिक से भी इमदाद मिल जाएगी। सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। वज़ीर खजाना ने कहा कि पिछले 5 साल में मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर अदम एतमाद गुज़श्ता हुकूमत के बायस है, जिसने दस्तखत करके मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। तो हमने इसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया, और जो कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं, जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं, और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दिया। तो ये हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। इस मुल्क में जो 5 साल की जो तबाही हुई है मुआशी, जो इसमें मिस गवर्नेंस है, जो इस मईशत की बदहाली है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मिस हैंडल किया है। वज़ीर खजाना का कहना था कि IMF की टीम ने रवानगी से पहले इक्तसादी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त हमारे हवाले कर दी है, जिस पर आइंदा पीर से मुज़ाकरात शुरू होंगे। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को यकीन दिलाया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ खड़े नहीं होंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कोई कमी नहीं। वज़ीर मुमलिकत ने यकीन दिलाया कि पेट्रोल पंप मालिकान को बेजा तंग नहीं किया जाएगा, अलबत्ता ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ेंगे। हम ये मेक श्योर करेंगे कि मुल्क के अंदर जो भी लोग जिस तरीक़ा कार के ज़रिए भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या कोई और इंटेंशन है, वो मुल्क के पेट्रोल पंपों को ड्राई आउट कर रहे हैं और गरीब लोग के लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तमाम जो डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह ने कहा कि कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उसके साथ एसोसिएशन नहीं खड़ी होगी। वज़ीर मुमलिकत ने पेट्रोल की कमी का रोना रोने और महंगाई का ढोंग रचाने वालों को तंबीह की कि वो ऐसे इकदाम से बाज रहे। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अवाम के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे दो टोक उनको यह कह दिया है कि आज शाम से पहले पहले वो तरीका कार तय कर लें जिसके जरिए जिसके जिम्मे जो भी पेट्रोल पंप हैं वहां पे पेट्रोल फराहम किया जाए, और अगर वो तरीका कार तय नहीं करेंगे वरना 2 दिन में मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके भी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि एक दिन में सरगोदा और फैसलाबाद में 7 पेट्रोल पंप सील और 7.5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए हैं, जबकि शोरकोट समेत मुख्तलिफ दही इलाकों में भी कायम गैर कानूनी स्टोरेज को सील कर दिया गया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा की ख़वातीन की मरकज़ निगाह बन गई हैं। तंजीमी दौरे पर एबटाबाद आमद पर इलाके की पढ़ी लिखी प्रोफेशनल्स और घरेलू ख़वातीन की बड़ी तादाद मुलाकात के लिए उमड़ आई। मरियम नवाज से मुलाकात के लिए आने वाले ख़वातीन में बिजनेस वेमेन, असातिज़ा, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और दीगर शोबा इजाज़त से वाबस्ता ख़वातीन शामिल थी। मरियम नवाज की मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के साथ खुशगवार माहौल में तवील नशस्त हुई। मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हालात को ठीक करने के लिए माँओं, बहनों, बेटियों को आगे आना होगा। अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की सबसे ज़्यादा फिक्र माँ को होती है। आपके साथ मिलकर एक माँ, बहन और बेटी वाले जज्बे से पाकिस्तान को संवारेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया, खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा में भी ऐसे इक़दाम करें। ख्वाहिश है कि यहाँ भी बेहतरीन हस्पताल और स्कूल बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनान ने हर दौर में जुर्रत और बहादुरी का बेमिसाल मुजाहिरा किया है। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन के जज्बे, कुर्बानी और पार्टी से वफा को सलाम पेश करती हैं। खुशकिस्मती से आपके साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी और सियासी जदोजहद में ख़वातीन ने भरपूर साथ दिया। ये मोहब्बत भूल नहीं सकती हूँ। पार्टी की माओं, बहनों, बेटियों के साथ मजबूत रिश्ता बन चुका है। मिलकर एक भरपूर सियासी कुव्वत बनेंगे।
اس موقع پر خواتین نے مریم نواز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے سیاست میں خواتین کی حوصلہ افزائی کی بات کی ہے. ہم چاہتی ہیں کہ خواتین مردوں کے معاشرے میں فیصلہ سازی میں اپنا کردار بڑھ چڑھ کر ادا کریں. ہزارہ موٹر وے بنانے پر خواتین نے نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا. خواتین نے پارٹی کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بننے پر مریم نواز کو مبارکباد دی. ناظرین، کراچی میں پاک بحریہ کی 8ویں کثیر القومی بحری مشق 2023 کا آغاز ہو گیا ہے. مشق میں 50 سے زیادہ ممالک کے نمائندگان شریک ہیں. مشق 2023 کی افتتاحی تقریب میں کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی مہمان خصوصی تھے. مشقوں کا مقصد بحری استحکام، آپریشنل تیاری اور مثبت تصور کو اجاگر کرنا ہے. مشق آج سے 14 فروری تک جاری رہے گی. تقریب میں پاک بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی کا استقبالیہ پیغام پڑھ کر سنایا گیا. نیول چیف کا کہنا تھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے. مشق کی تعمیری کوشش ہمارے عزم کو ثابت کرتی ہے. مشقوں کا مقصد علاقائی امن و سلامتی کو یقینی بنانا ہے. امجد خان نیازی نے مزید کہا کہ پاک بحریہ عالمی امن و استحکام کے لیے ہراول دستے کا کام کر رہی ہے. تقریب سے خطاب میں کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس بلگرامی نے کہا کہ ہم ترکی اور شام میں پیش آنے والے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ہماری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. کمانڈر پاکستان فلیٹ نے مزید کہا کہ ہم سب سے پہلے سمندروں سے تجارت پر انحصار کرتے ہیں، دوسرا کواتر اور تیسری ہماری جغرافیائی لوکیشن ہے. ہم مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی کے پروجیکٹس پر زور دیتے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے 14 معاونین کی بلا معاوضہ کام کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر سید توقیر شاہ نے دستخطوں سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. درخواست دینے والے معاونین خصوصی میں شزا فاطمہ خواجہ، سینیٹر حافظ عبدالکریم، جنید انور، شیخ فیاض الدین، رومینہ خورشید عالم، رانا مبشر اقبال، صادق افتخار، محمد احمد خان، روبینہ عرفان، ملک عبدالغفار ڈوگر، سردار شاہ جہاں یوسف، فہد ہارون، محمد صادق اور ملک نعمان نیال شامل ہیں. معاونین خصوصی نے کہا کہ وہ عوام خدمت کے جذبے سے کام کرنے کے خواہش مند ہیں. وہ اس مشکل صورتحال میں بلا معاوضہ خدمات انجام دیں گے. ناظرین، پاکستان اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے. ایسے میں ملک انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا. تاجروں اور صنعتکاروں نے ملک بھر کی سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ملک کی معاشی صورتحال پر توجہ دیں اور انتخابات سے قبل مساق معیشت پر اتفاق کریں. اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختاوری نے مشکل فیصلوں پر وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے معاشی صورتحال کے تناظر میں مساق معیشت اور الیکشن کے التوا کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ مشکل فیصلوں میں پوری تاجر برادری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. سینٹ اجلاس چیئرمین سینٹ صادق گیلانی کی زیر صدارت جاری ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے. جی رضوان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور سینٹ میں اہم قانون سازی کا جو بل ہے وہ پاس ہوا ہے. سینٹ آف پاکستان نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2022 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. یہ بل وزیر مملکت قانون و انصاف شہادت ایوان نے پیش کیا ہے. اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے ووٹنگ کی گئی اور اس کے بعد کثرت سے رائے سے اس بل کو منظور کر لیا گیا. اس کے علاوہ اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے جس میں مختلف اراکین سینٹ جو ہیں وہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. یہاں پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی جو ہے وہ اظہار خیال کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سابقہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی وہ آئین کے مطابق تھی اور جو اس وقت کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے جو اس تحریک کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا تھا وہ آئین کے خلاف تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عدلیہ کی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کو، اور آئندہ بھی عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کریں گے. اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے تو اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت سینٹ کے اجلاس میں مختلف جو اراکین ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ رضوان عارف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد لاہور میں انتقال کر کے ان کی عمر 78 برس تھی. ان کے نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. امجد اسلام امجد کا شمار دور حاضر کے قداور شخصیات میں ہوتا ہے. افسانہ نویسی، نثر نگاری اور ڈرامہ نویسی میں ان کو کمال ملکہ حاصل تھا. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی یادگار ڈرامے بھی تحریر کیے. تقریباً 70 کتابوں کے مصنف بھی تھے.
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती अवार्ड याफ्ता शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अमजद इस्लाम अमजद की अदबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान आज एक बुलंद पाया शायर और अदीब से महरूम हो गया। उर्दू अदब में अमजद इस्लाम अमजद के खला को पुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमजद इस्लाम अमजद ने फ़न के शोबे में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सदर ममलकत ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ अहले खाना के साथ हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मकाम और वरसा को सब्र जमील अता करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुमताज़ शायर, ड्रामा निगार और मुसन्निफ अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दरजात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने अमजद इस्लाम अमजद के वर्सा से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि अमजद इस्लाम अमजद ने पाकिस्तान टेलीविज़न को वारिस, फशार और समंदर जैसे यादगार ड्रामे दिए। अदब के लिए उनकी खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। उनकी वफ़ात से पाकिस्तानी अदब एक अजीम मुसन्निफ और शायर से महरूम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस शायर अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि आवाम के हुकूक और एहसासात की तर्जुमानी करने वाला एक बड़ा इंसान आज दुनिया से रुखसत हो गया। अमजद इस्लाम अमजद अपनी ज़िंदगी के 50 बरस उर्दू अदब को देकर हमारे लिए कीमती सरमाया छोड़ गए हैं। 1980 में उनका मशहूर ड्रामा वारिस आज भी एक शाहकार माना जाता है। अदब की दुनिया में अमजद इस्लाम अमजद का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। अमजद इस्लाम अमजद एक अजीम शायर और बेमिसाल ड्रामा निगार की हैसियत से हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका इंतकाल शेर व अदब की दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला उन्हें दरजात बुलंद अता करे और उनके पसमानदगान को सब्र जमील से नवाजे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा, हर किसी को मुल्क की मफाद के लिए खुद को बेहतर करना होगा। ज्यादा आमदनी वाली कंपनी से सुपर टैक्स की वसूली से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के इकदाम से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। रोजाना 4 करोड़ डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। समाअत के दौरान अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक तमाम दरखास्तें यकजा करके आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की हिदायत की। समाअत के आगाज़ पर FBR के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि सुपर टैक्स के निफाज से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का हतमी फैसला आ गया है। टैक्स मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट अक्सर कंपनीज को 50% जमा कराने का हुक्म देती है। कंपनीज के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का हतमी फैसला आने के बाद उबूरी हुक्म के खिलाफ FBR की दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं, जिसके बाद 50% सुपर टैक्स की अदायगी का हुक्म नहीं दिया जा सकता। मुकदमे की आइंदा समाअत 16 फरवरी को होगी। सुपर टैक्स की वसूली के खिलाफ शेल पाकिस्तान समेत कंपनीज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। हाई कोर्ट ने निजी कंपनीज को सुपर टैक्स की अदायगी में छूट दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ FBR ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि जिस दिन तोशाखाने का फैसला हुआ उस दिन उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। मैंने इमरान खान पर FIR करवाई है। इमरान खान इस केस में अदालत पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुकदमे में दरखास्त वापस ले लें और गिरफ्तारी दे दें। एक तरफ जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान जमानत ले रहे हैं। अदालत से गुजारिश है कि इमरान खान का तिबी मुआयना करवाएं। इमरान खान की जो ये सियासत का दौरा मेयार है कि वो प्लस्तर के पीछे छुप के अदालतों में दरखास्तें देते फिरते हैं और कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी टांग खराब है, मेरी ज़मानत जो है उसको और तोसी दी जाए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं जेल जो है मैं जेल भरूंगा। तो यहाँ पर मुझे जेल जाने का उनका इरादा नहीं लगता और वो अपने प्लस्तर के पीछे छुपे हुए। इस प्लस्तर का नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा इंशाल्लाह कि ये वो प्लस्तर है पाकिस्तान दुनिया की तारीख का जिसकी मुद्दत मेरे ख्याल से 4 महीने हो चुकी है। इमरान खान ने इस केस में कोई तिब्बी मुआयना नहीं करवाया। मैंने अदालत से दरखास्त की है कि पिम्स के डॉक्टर्स का एक बोर्ड बना दिया जाए और वो बोर्ड जाके तिब्बी मुआयना कर ले। इमरान खान की तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने तोशा रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज और मुस्लिम लीग की रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले के केस में मुलव्वस इमरान खान की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त कबूल करते हुए उबूरी जमानत में 27 फरवरी तक तौसी कर दी है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने केस की समाअत की।
عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس عام شہری بھی آتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ ایک طرح برتاؤ کیا جائے۔ فاضل جج نے عمران خان کے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان کی درخواست پر کہا کہ ضمانت قبل از گرفتاری کیس میں ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے عمران خان کی ضمانت میں 27 فروری تک توسیع کرنے کا حکم جاری کیا۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں جمعے کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ناظرین، بلیٹن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور اب نظر ڈالیں گے موسم کی کچھ خبروں پر۔ السلام علیکم، بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، مانسیرہ کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاحتی مقامات شوگران میں مزید 1 فٹ، کاغان میں 6 انچ اور ناران میں 1.5 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ بارش اور برف باری سے وادی کاغان کی کئی رابطہ سڑکیں بھی جزوی طور پر بند ہو چکی ہیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکار شاہراہ کاغان اور شوگران روڈ پر مختلف مقامات پر سیاحوں اور مقامی لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ اور اب کچھ خبریں ہوں گی کھیل اور کھلاڑیوں کے حوالے سے۔